मार्केट अनसर्टेन है, जब मार्केट वॉलेटाइल है, तो सबसे ज्यादा इस समय जो टूटते हुए दिखाई दिए वो हमें लार्ज कैप स्टॉक्स ही टूटते हुए दिखाई दिए थे। क्या वैल्यूएशन बेहतर हो गई है इतनी गिरावट के बाद लार्ज कैप्स की, या मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हम थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज और ढूंढ सकते हैं, या फिर लार्ज कैप पे स्टिक रहना चाहिए अनसर्टेन मार्केट में? ये अनसर्टेन मार्केट्स में है ना, लार्ज कैप हमेशा थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं। ओके। डिपेंड्स कि किस तरह का किस तरीके का एनवायरनमेंट है। लेकिन जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो लार्ज कैप में एक क्षमता है जहाँ पे वे स्टेबल रह सकते हैं, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप स्लाइड देखें तो बहुत ही तेजी से स्लाइड आ सकती है। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगी, या मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आ सकती है। मेरा सिंपल सा प्रपोजिशन ये है या फिर अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप निवेश करें, राइट, तो पोर्टफोलियो को एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो आज के समय में थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। जी। खास करके जब वोलेटिलिटी अगर यहाँ से और बढ़ती है, हम्म। अगर कुछ और डिसरप्शन होता है दुनिया में, अगर समझ लीजिए कि ऑयल को लेकर या फिर एनर्जीज को ओवरऑल लेकर अगर ये सारी चैलेंजेस आती है तो उसके रिपरकेशन बहुत सारे इंडस्ट्रीज में होती है। हम्म। तो वहां पे जो है लार्ज कैप कंपनीज जो एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, उनकी पोटेंशियल और उनको उनके पास जो जो एक दे आर बेटर प्लेस टू अब्जॉर्ब दी शॉक्स। हम्म। अगर हम बात करें, वही बात करें कि मिड साइज कुछ ऑफकोर्स होंगे सारे, इसमें कुछ अच्छे मिड कैप्स भी होंगे, कुछ अच्छे स्मॉल कैप्स भी होंगे, लेकिन एज ओवरऑल सेक्टर अगर हम बात करें या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो लार्ज कैप्स कुड बी अ बेटर ऑप्शन। जी। सर, लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, जिसमें जी। आप जैसे एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट हमें ये बताते हैं कि सिर्फ एक तरीके के फंड्स में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, ताकि इस जी। तरीके की अनसर्टेन सिचुएशन में आपको अगर कहीं पे रिस्क आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं वाइप ऑफ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दे। अब इस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को फिलहाल के लिए हम कैसे अपने पोर्टफोलियोज में लागू करें? सिर्फ लार्ज जी। कैप या सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में तो नहीं रह सकते हैं, और किस तरीके के फंड्स में, या क्या ईटीएफ्स का भी थोड़ा पोर्शन बढ़ाना चाहिए? किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? यूजुअली जब आप लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं तो वहां हम्म। पे जो है ऑफकोर्स प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन वहां पे भी जो है मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन होता है। राइट। तो अगर आपको और रिस्क लेने की क्षमता है आपकी तो आप बिल्कुल उसमें से थोड़ा और मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में रिस्क जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है, और हम्म। खास करके जब ये प्रश्न जो आप कह रहे थे कि आज के समय में अगर कोई निवेशक को शुरू करना है अपना इन्वेस्टमेंट तो वो किस तरह से अप्रोच रखें। राइट। राइट, तो ये जानना जरूरी है कि जब आप निवेश करना शुरू करते हैं और आप एक फॉलिंग मार्केट में या फिर एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में या फिर अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आप निवेश करना शुरू कर रहे हैं, हम्म। आपका पहला 1-2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने रखता है। जी। और आप किस तरह से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है, किस तरह से आप उस रिस्क को देखते हो, वो डिफाइन करेगा कि आप फ्यूचर में कितना भरोसा और कितना इन्वेस्टमेंट्स आप म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करोगे। राइट। ठीक है। हम्म। तो ऐसे देखकर यूजुअली इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत जो है आप लार्ज लार्ज और मिड कैप या फ्लेक्सी कैप से करें। वहां पे आप फंड मैनेजर के पास हमेशा ऑप्शन है कि वे मिड कैप में भी थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी है तो स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं। जी। सर, हमने ईटीएफ का जिक्र किया, तो ईटीएफ्स को लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है। एक टाइम था हम्म। जब गोल्ड और सिल्वर बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, हमारा और आपका कई जी। बार डिस्कशन भी हुआ इसको लेकर के। जी। और ईटीएफ्स में लोग भर भर के निवेश कर रहे थे, और वो जी। निवेश ऐसा था कि मतलब जहां से रिटर्न मिल रहा है बस लोग वहां पे पैसा लगा रहे हैं। और ये सिचुएशन हमने और आपने कई बार आंकी भी है कि ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा निवेश कहीं वॉलेटाइल मार्केट ना क्रिएट कर दे। लेकिन जी। अब ईटीएफ से जिस तरीके से पैसा निकल रहा है वो भी चिंता की बात है। गिरावट हुई है ईटीएफ के निवेश में, सोने और चांदी दोनों के। हालांकि प्राइसेस भी इस समय वॉलेटाइल हैं सोने और चांदी दोनों के, लेकिन क्या ईटीएफ्स में से पैसा निकालना एक समझदारी भरा फैसला है? ईटीएफ्स में ये जो गिरावट आई उसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये हम्म। एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट है, ना कि
रिटर्न्स के लिए। और ये जो है हमने पिछले बहुत बार हमने डिस्कस किया होगा कि जब भी आप गोल्ड को देखें एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि केवल रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे निवेशक जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में या फिर कुछ समझ लीजिए एक आध साल में जब निवेश किया है, उन्होंने गोल्ड को केवल, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने गोल्ड को केवल रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखा है। हम्म। और यहीं पे जो है कहीं कभार चैलेंज आ जाती है कि अगर आपने रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखा है और अभी आप अंदाजा लगा रहे हो कि इतनी इतना इतना बड़ा वॉर जो है वो चल रही है दुनिया में, और आप जो गोल्ड में निवेश करके रखा है आपने उसमें प्राइस बढ़ने रहे हैं, जबकि आप हिस्टोरिकली जाने जाके देखेंगे तो जब भी ऐसे क्राइसिस होते हैं तो गोल्ड का प्राइसेस हमेशा गोल्ड के प्राइसेस हमेशा हमेशा शूट होते हैं, यानी जी। बढ़ते हैं। हम्म। राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि गोल्ड प्राइस में एक एक पर्टिकुलर लिमिट जो है, या फिर जो कहते हैं ना कि जैसे हम स्टॉक को ओवर वैल्यूड करते हैं, वैसे गोल्ड भी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। हम्म। और बहुत सारे निवेशक जिन्होंने निवेश किया होगा उन्होंने सोचा होगा कि अभी जो प्राइस बढ़ेंगे तो हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। सिल्वर, हमने पहले भी आपके कभी कभार जब पास्ट में इंटरेक्ट किया है, हमने ये कहा है कि सिल्वर जो है वो एक इंडस्ट्रियल यूज की कमोडिटी है, और वहां से थोड़ा सा आप कॉशियस रहना चाहिए। और खास करके कुछ निवेशक जिन्होंने सिल्वर में निवेश किया होगा पिछले 2-3 महीनों में, और अगर सिल्वर का प्राइसेस जो है वो आई थिंक जनवरी के एंड में कभी क्रैश हुआ है, हम्म। तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ रोल प्ले करता होगा। लेकिन जब भी आप ऐसे गोल्ड और खास करके ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ को देखें आप, और या फिर बेसिकली गोल्ड ईटीएफ या किसी भी तरीके का गोल्ड इन्वेस्टमेंट करें, एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से करें, ना कि केवल रिटर्न पर्सपेक्टिव से। जी। तो अभी ये समय है सर कि हमें थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि निवेशक बहुत परेशान है पोर्टफोलियोज को लेकर के, अपने रीबैलेंस किस तरीके से करें, ईटीएफ्स में अभी निवेश बढ़ाएं घटाएं, क्या करें, किस तरीके के फंड्स में ज्यादा जाएं। तो देखिए, किस तरीके के फंड्स में जाना इज इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन कि आपको इस जो पैसा आज आपके पास है, हम्म। या जो पैसा आपने निवेश किया है वो किस पर्पज से आपने निवेश किया है, ये पैसा आपको कब चाहिए। राइट। अगर लॉन्ग टर्म में आपको ये पैसा चाहिए तो आपको, ओके, मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। जी। ओके। अगर आपके पास आपकी एसआईपीस चल रही है तो ऐसी की एसआईपीस को कंटिन्यू रखना जरूरी है। हम्म। अगर आपके पास लमसम है तो इस लमसम को आप ग्रेजुअली निवेश कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा बेटर एवरेज आउट करने के लिए और बेटर इस पे रिटर्न्स कमाने के लिए। अ, और जैसे मैंने कहा, गोल्ड अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है या आप सोच रहे हैं तो फिर भी गोल्ड में ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करते जाइए और रश न करें। मार्केट एनवायरनमेंट जब तक और ऐसा ये जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई वॉर हुआ है और वर्ल्ड में ऐसी कोई अनसर्टेनिटी है। हम्म। ये हमने हमने कोविड में देखा है, कोविड के पहले लेमन में देखा है, उसके पहले रशिया यूक्रेन देखा है। राइट। ठीक है। हमने ईरान इराक वॉर देखा है, गल्फ वॉर देखी है हमने। राइट। तो ये देर आर लॉट ऑफ सच इवेंट्स। ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेशक हो और आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लंबे समय तक होल्ड करने का है, हम्म। तो किसी नी जर्क रिएक्शन की आज के समय में जरूरत नहीं है, हमारी राय में प्लीज।